वेव्स यानी कि लहरें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और हम अपनी डेली लाइफ में इनको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हम देखते हैं कि किसी समंदर की सरफेस के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, या किसी तालाब के अंदर हम पत्थर फेंकें तो तब भी उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। या हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है वायर्स की मदद से, तो उनमें जो करंट होता है वो भी वेव्स की फॉर्म में आता है। सूरज से हम तक जो रोशनी पहुंचती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आती है। तो हम वेव्स को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्या जिस तरह हम वेव्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या हकीकत में ये वेव्स ऐसी ही होती हैं या इनका कोई अलग से बिहेवियर होता है? तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे, यानी इसके अंदर की फिजिक्स जानेंगे कि वेव्स के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। तो चले आज हम इसी वेव का ही पोस्टमार्टम करते हैं। हमें मालूम है कि हर चीज स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है, मतलब कि कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मदद से बनी हुई होती है। अगर हम पानी की बात करें तो इसके अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। या एयर की बात करें, एयर में भी पार्टिकल्स मौजूद हैं। या यहाँ पर इस स्ट्रिंग की बात करें तो ये स्ट्रिंग के अंदर भी पार्टिकल, तो यानी हम अपनी इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देखते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो जब हमने एक वेव प्रोड्यूस करवानी होती है तो हम उन्हीं पार्टिकल के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं मतलब कि किसी तरह से हम उन पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो तभी ही जाकर एक वेव प्रोड्यूस होती है। चलिए इन बातों को हम थोड़ा और अच्छे अंदाज से समझते हैं। हम दो तरह की एक्टिविटीज करेंगे जिससे हम समझेंगे कि किस तरह से वेव्स जो है उन पार्टिकल्स के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने से प्रोड्यूस की जा सकती है। उससे पहले कुछ और बातें जो है ना वो समझना बहुत जरूरी है। अब अगर इस स्ट्रिंग के अंदर मैं वेव प्रोड्यूस करवाता हूं, यानी इसके इस एंड को मैं फिक्स कर देता हूं और इससे हाथ की मदद से मैं इसको जर्क देता हूं, एक झटका सा देता हूं, तो इसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब वेव प्रोड्यूस होंगी तो यहाँ इसके ऊपर नीचे जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे ये उन पार्टिकल्स के अंदर जो है वेव ट्रेवल करेगी। मान लो कि इतने रीजन के अंदर जो है हमने वेव प्रोड्यूस करवाई है। अब इतने रीजन के अंदर ये आसपास जो है इसके एयर के पार्टिकल मौजूद हैं जिनके अंदर ये ट्रेवल कर रही है। तो हम इस के आसपास का जो एरिया है, जो जगह है, इसको हम इसका मीडियम कहते हैं। यानी मीडियम वो जगह होती है जहां पर वेव्स ट्रेवल करती हैं। तो मैं बार बार ये जगह वो जगह नहीं कहूंगा, बल्कि उसके लिए एक वर्ड यूज करूंगा जो कि क्या है, वो होगा मीडियम। यानी मीडियम का वर्ड मैं जहां भी बोलूंगा उसका मतलब ये होगा कि ये वो जगह है जहां पर वेव ट्रेवल करती हैं। यानी अगर इस स्ट्रिंग की बात करूं तो इसका मीडियम क्या होगा, इसके आसपास मौजूद एयर पार्टिकल। या फिर अगर मैं इस वाटर के वेव्स की बात करूं तो इसका मीडियम क्या होगा, वाटर, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए मूव करते हैं अपनी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ। हमने एक टब के अंदर कुछ पानी भर लिया और उसके अंदर हमने पेजेस को फोल्ड करके बॉल बना के उसके अंदर रख दिया, एक बॉल की फॉर्म में रख दिया, और फिर उसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट की और हमें कुछ वेव जनरेट होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से ये पेजेस अप एंड डाउन मूव करते हैं, अपनी मेन पोजीशन के मूव करते हैं। चलिए इनको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। आपने ऑब्जर्व किया कि जब एक वेव प्रोड्यूस हुई तो इस पेज ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, बल्कि एक दफा अप मूव किया फिर डाउन मूव किया, यानी अपनी जो उसकी मेन पोजीशन थी। लेकिन ये मेन पोजीशन को मैंने पहले बहुत डिटेल से बता दिया कि क्या होती है। वो पोजीशन होती है जहां कोई ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद होता है, या अगर हम उसको आजादाना फ्रीली छोड़ दें तो वो अपनी जिस जगह पर आकर रुकेगा वो मेन पोजीशन है। तो ये जो पेज पड़ा हुआ था उस पानी के अंदर जहां पर पहले पड़ा हुआ था तो वो उसकी मेन पोजीशन थी। हमने उससे पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट की। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से उसके अंदर वेव्स जनरेट हुई, यानी लहरें पैदा हुई। तो वो पेज एक दफा अप मूव किया फिर डाउन मूव किया, लेकिन अपनी जगह से कहीं दूर नहीं गया। तो अप डाउन मूव करना, तो ये तो एक किस्म के हमने जो ऑसिलेशन पढ़ी थी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जिस तरह हमने पढ़ा था, तो ये उसी तरह की ऑसिलेशन शो करता है। किस के गिर्द ऑसिलेशन शो करता है, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेशन शो करता है। तो इस एक्टिविटी से हमें समझ आया कि अगर किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करें तो वहां से वेव जनरेट होती हैं। वेव जनरेट होने से जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह को छोड़ते नहीं, बल्कि अपनी ही मेन पोजीशन के अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं।
अब इस बात को एक दूसरी एक्टिविटी से समझते हैं। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली, एक रस्सी ले ली, उसको एक एंड को हमने फिक्स कर दिया और दूसरे एंड से हमने उसको हाथ से झटका दिया और उसके अंदर जो है ना वो वेव जनरेट हो जाएंगी कुछ इस तरह से। तो यहां से हम देखते हैं कि जो इसके पार्टिकल होते हैं, फर्ज करें कि ये इस पोजीशन को आप फिक्स कर लें, तो आप अगर इसको ऑब्जर्व करें कि जब वेव जनरेट हो रही थी तो ये पार्टिकल इस आगे मूव नहीं कर रहा बल्कि अपने ही मेन पोजीशन के अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो हमें यहां से समझ आ गया, हमने यहां से सीख लिया कि वेव्स किस तरह से जनरेट होती हैं और फिर उनके बाद उनका क्या बिहेवियर होता है। तो मैं इस चीज को एक दफा समराइज कर देता हूं। वेव किसी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस से जनरेट होती है, पैदा की जाती है और उनके पार्टिकल अपनी ही मेन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, यानी ऑसिलेट करते हैं और अपनी पोजीशन को छोड़कर आगे नहीं जाते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जी को साथ वाले पार्टिकल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां तक ये बातें हमने सीख ली। अब आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। जो बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं वो मैंने सारी की सारी आपको समझा दी और जो जो इसमें से आपने याद करना है वो मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया। तो इस पैराग्राफ को आपने जस्ट रीड कर लेना है और एक्टिविटी 1 और 2 इसको भी आपने याद करना है। ये वही एक्टिविटी है जो अभी मैंने आपको समझा दी। उसके बाद हम वेव की डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्योंकि हमने वेव के बारे में इतनी बातें पढ़ ली सीख ली तो हम एक दफा उसको डिफाइन भी कर लेते हैं। A wave is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। कि वेव किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है जिससे उसके पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, मेन पोजीशन के अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहते हैं कि हर टाइम इंटरवल जो उसका होता है वो सेम होता है। अब देखते हैं कि वेव्स कितनी टाइप्स की होती हैं, यानी उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं। वेव्स के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं। मैंने आपको बताया था कि मीडियम को कॉन्सेप्ट दिया था कि मीडियम क्या होता है। मीडियम का वर्ड मैं बोलूं इसका मतलब है ये वो जगह होती है, वो स्पेस होती है जहां पर जो वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उनको तो हम मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। जैसे कि आपने देखा वाटर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी तो उसको मीडियम चाहिए था और वो मीडियम क्या था, वाटर था। या उस स्ट्रिंग के अंदर हम वेव प्रोड्यूस करवा रहे थे तो उसको भी एक मीडियम चाहिए था और वो मीडियम क्या था, एयर पार्टिकल्स थे। जैसे हम जो बोलते हैं तो हम कहीं से भी हमें जो आवाज सुनाई देती है तो वो बेसिकली वो भी वेव्स की फॉर्म में हम तक आवाज आती है और उन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए हमें एयर पार्टिकल यानी एयर की मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती है। तो यहां से आपने डेफिनेशन याद करनी है कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि जो वाटर वेव्स हम प्रोड्यूस करवाते हैं वो भी, या किसी स्ट्रिंग के अंदर जो हम वेव प्रोड्यूस करवाते हैं, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होगी, ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि क्या है, हमारे पास लाइट है, आप देखिए सन से हम तक रोशनी पहुंच रही है तो देखिए मीडियम तो यहाँ हमारी एटमॉस्फेयर में मतलब जैसे कि एयर है ये मीडियम है, तो लेकिन सन में और अर्थ के दरमियान में तो स्पेस है, खला है बिल्कुल। तो वहां से भी तो वो ट्रेवल करके आ रही होती है ना, तो इसका मतलब है उसको किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी वेव्स जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए तो उन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इसके एग्जांपल हमारे पास कौन सी है जी, रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, एक्स रेज, हीट, लाइट, ये सब हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये हमारे जो मोबाइल सिग्नल्स जो होती हैं ये भी बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। तो अभी तक हमने जान लिया कि वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो मैकेनिकल जो वेव्स होती हैं वो फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, एक को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं और दूसरी को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए हम एक स्लिंकी की हेल्प लेंगे। हम क्या करते हैं, ये जो हमारे आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है ये एक स्लिंकी होती है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग टाइप होता है। हम क्या करते हैं उसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाते हैं। बैक एंड फोर्थ मूव करवाने की वजह से कहीं पर ये स्प्रिंग जो होगा वो कंप्रेस हो जाएगा और कहीं पर इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह की जो वेव्स होती हैं, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं, यानी जो कि बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं। एक और डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यहां से देखें, नीचे जो है हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल है। तो इसके अंदर क्या क्या कंप्रेशन पैदा हुआ, यहां से देखें तो यहां पर स्प्रिंग जो है ये बिल्कुल कंप्रेस हुआ है, तो ये जो इसका पोर्शन होता है इसको हम कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और इसके बरक्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो इसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी वेव्स हुई, जो कि बैक एंड फोर्थ मूव करने की वजह से प्रोड्यूस होती है, नंबर एक। और दूसरा, उनके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो चलिए ट्रांसवर्स वेव को भी समझ लेते हैं। हम वही स्लिंग यूज करेंगे, पहले जिसको हमने बैक एंड फोर्थ मूव करवाया था, यानी हमने उसको इस तरह से पुश किया था तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो गई थी। अब हम उसी को अप एंड डाउन मूव करवाते हैं, जैसे कि हमने उस रोप को हमने अप एंड डाउन मूव करवाया था, उस स्ट्रिंग की जो हमने एग्जांपल ली थी, तो तब भी इसके अंदर इस तरह की वेव्स जनरेट हो जाएंगी। अब इस तरह की जो वेव्स होती हैं इनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स को हम यहाँ इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, यानी जो अप एंड डाउन मूव करते हैं। चलिए एक और ट्रांसवर्स वेव को देखकर हम इसको फाइनलाइज करते हैं। फर्ज करें यहाँ पर हमने एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस की है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ इस तरह से मूव करते होते हैं। अब देखें ये दरमियान में ये जो लाइन है ये उसकी मेन पोजीशन को शो करती है, जहां वो बॉडी ओरिजिनली मौजूद होती है। हमने उससे इसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की तो कुछ पार्टिकल का जो यानी उसके जो स्लिंकी है कुछ पोर्शन उसका इस मेन पोजीशन से अप रहा और कुछ पोर्शन जो है वो इस मेन पोजीशन से डाउन रहा। अब वो पोर्शन जो इस मेन पोजीशन से अप रहता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो इससे डाउन रहता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। इसके बरक्स इसमें एम्पलीट्यूड भी होता है। अब एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया कि मेन पोजीशन से जितनी दूरी होती है उसको हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यानी ये ट्रफ जितना ज्यादा होगा उतना उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, यानी यहाँ से ये इस अगर आप एरो को देखें तो ये इतनी अगर हाइट पर होता तो तब इसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा होता। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ इससे पहले ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं जो एक स्लिंकी की मदद से हमने प्रोड्यूस करवाई है। तो जो बातें मैंने सारी समझाई हैं वो सब इसके अंदर लिखी हुई है। तो इसमें हमने क्या बैक एंड फोर्थ इसको मूव करवाया, कहीं पर इसके कंप्रेशन होगा और कहीं पर इसके अंदर रेयरफेक्शन होगा। तो याद रखिएगा, अब हमने दो तरह की जो वेव्स पढ़ी हैं इसमें फर्क कैसे याद रखना है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमेशा बैक एंड फोर्थ होगी इस तरह की, और उसके अंदर ये पहला पॉइंट है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होंगी, बैक एंड फोर्थ होगी। ट्रांसवर्स वेव क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, यानी अप एंड डाउन मूव करेंगी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होता है। तो इनकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दी है। तो ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया ये हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन है, और इसके साथ मैंने एक और डेफिनेशन को भी हाईलाइट किया ग्रीन के साथ, जो क्या है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होगी, एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम उसको एक वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह से एक क्रस्ट और एक दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम उसका वेवलेंथ कहते हैं। या हम ये इसको एक ट्रफ और एक ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम उसकी एक वेवलेंथ का नाम देंगे। तो अब हम देखें इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जो कि वाइब्रेटिव मोशन शो करती हैं अपनी मेन पोजीशन पर, और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो उसकी मेन पोजीशन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। अगर देखें यहां से ये उसकी मेन पोजीशन है और यहां पर जो है क्रस्ट बन रहा है, तो यहां से दरम्यान में अगर देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव होती है इसके अंदर इनकी जो प्रोपगेशन होती है उसकी मेन पोजीशन पर परपेंडिकुलर होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने देखा कि वेव्स क्या है, फिर हमने देखा कि वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद वेव्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने वेव्स की टाइप्स पढ़ी जो कि दो होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टू टाइप्स थी, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स, और हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव का दोनों का अलग अलग बिहेवियर पे देखा। तो इस क्लास के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी की हम बातें अगली क्लास में पढ़ेंगे।